हाय अनन्या, हेलो मैम। कांग्रेचुलेशंस अनन्या। थैंक यू सो मच। आपने एक साथ ही दो जुडिशरी एग्जाम्स क्रैक किए, बिहार और राजस्थान, दोनों ही एग्जाम फॉर्म में जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंपेयर करें तो आप हमें बताइए कि आपको इस अपार सफलता के बाद हाउ डू यू फील? बिल्कुल मैम। मैम पहले तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपके आशीर्वाद से और परिवार के आशीर्वाद से मुझे सफलता मिल गई। पर ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे परिवार वाले मुझ पर प्राउड है और वो बहुत खुश है इस सफलता को लेके। साथ ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रहा है कि भगवान ने जो मुझे मौका दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं उसका निर्वहन अच्छे से कर सकूँ। हम आपको गुड लक कहते हैं और हमें पता है कि आपने जितनी जिम्मेदारी से और जितनी मेहनत से इसको क्रैक किया है, उतने ही प्यार से और मेहनत से आप इसको निभाएंगे। आप अपनी सफलता के लिए, अपनी सक्सेस के लिए किस किस को श्रेय देना चाहिए? मैम सबसे पहला श्रेय मैं भगवान को देना चाहूँगी, क्योंकि ये चेयर ऑफ जस्टिस उनके आशीर्वाद के बिना किसी को नहीं मिल सकता। क्योंकि लॉ हमेशा धर्मा से आता है और धर्मा भगवान ही चलाते हैं। पर जहाँ तक कर्म की बात आती है, इसकी प्रेरणा मुझे अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने शिक्षक से, लॉयड लॉ कॉलेज से, अर्चना मैम से और साथ ही मेरे साथियों से मिली है, जिनके समर्थन और मार्गदर्शन के बिना मुझे नहीं लगता कि ये सफलता मैं हासिल कर पाती। आप ये बताइए अनन्या कि आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तैयारी कब से और कैसे शुरू की? हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली इस सफलता को पाने के लिए हमें कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, हमें कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दो बड़े बड़े एग्जाम क्रैक बहुत अच्छे तरीके से हुए। ये जरूर आपकी कोई बढ़िया स्ट्रेटेजी या बढ़िया प्लानिंग है दर्शक को। आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए, खासतौर से हमारे एस्पिरेंट्स को जो आना चाहते हैं इस कोर्स। बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो मैम मैंने अपने दिमाग में पहले से बना लिया था अपने कॉलेज के दौरान ही, क्योंकि लॉ मैंने प्लान करके नहीं किया था, उससे पहले मेरा पीसीएम था। बट जब मैं लॉ कॉलेज में आई तो मैंने ये प्लान कर लिया था कि मुझे जुडिशरी ही करना है। तो मेरे शिक्षकों ने और अब मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि अगर आपको जुडिशरी करना है तो आपको लॉ अभी से ही जुडिशरी के एस्पेक्ट से ही पढ़ना चाहिए, ना कि बस एक लॉ कॉलेज पास करने के लिए। तो मैंने अपने लॉ की तैयारी तब से ही शुरू की थी और मैंने वैसे ही पढ़ाई करी पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए। पर जब 2021 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो उसमें पहला अटेम्प्ट मेरा राजस्थान का ही था, तो वो मैंने प्री दिया। प्री के लिए लॉ मेरा पहले से प्रिपेयर था लॉ कॉलेज से। उसके बाद मैंने प्री में जो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की बात आती है वो, क्योंकि मेरे पापा खुद ही शिक्षक हैं तो उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की और उससे मेरा वो प्रिपेयर्ड हो गया। तो प्री तो हो गया था आसानी से। बट जब मेंस की बात आती है, क्योंकि मेंस ही सबसे मेन है किसी भी सिलेक्शन के लिए। मेंस की बेसिक्स है आपकी जुडिशरी में क्लियर करने के लिए, क्योंकि प्रीलिम बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट और मेंस से ये देखा जाएगा कि आप कैसे लिखते हो और कैसे जानते हो कितना। बिल्कुल मैम। तो मेंस के लिए जब प्री हो गया था तो मेंस के लिए मुझे गाइडेंस चाहिए थी जो मुझे मेंस की स्ट्रैटेजी बता सके, क्योंकि वो लॉ कॉलेज में आप नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि मेंस में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है: टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट एंड जो स्पेस दिया गया है उसमें हम कितना कंटेंट अच्छे से लिख सकें, ये बहुत मैटर करता है। पर ये सब मुझे तब नहीं आता था। फिर मैंने आपका एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, 2022 की बात है, मुझे लगता है तभी शुरू हुआ था। तो फिर मैंने एक वीडियो देखा और मैंने देखा कि कैसे आपका मेन मोटिव ये था, क्योंकि आपका 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था ऑलरेडी। तो मैंने देखा कि आपका मेन मोटिव ये था कि जो लड़कियां हैं खासकर वो आगे आ सके, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको एक मौका मिलना चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। मस्का लगा रहे हैं? नो मैम, मस्का लगाने की बात नहीं है मैम। अब मुझे लगता है जो आप फील करते हो वो बोलना चाहिए। अब मुझे वो स्टेज मिला है बोलने के लिए, इससे पहले मैं उधर बैठती थी, बट यहाँ आके जो खुशी हो रही है वो अलग ही है। तो फिर मैंने वो देखा तो फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। उसके बाद से फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस वहाँ से फिर मैंने मेंस की तैयारी शुरू करी। मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपने बताया था कि अनन्या लॉ तो पढ़ना ही है, साथ में एस्से भी पढ़ना है, जजमेंट राइटिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जजमेंट राइटिंग मुझे लगता है एक जज से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। तो आपको एक्सपीरियंस था तो आपने मुझे जजमेंट राइटिंग के लिए गाइड किया। और क्योंकि राजस्थान का जजमेंट राइटिंग और स्टेट से काफ़ी अलग है, तो आपने मुझे बताया कि क्योंकि यहाँ पे वो 10 मार्क्स का होता है और उसमें 80 मार्क्स के लॉ पेपर करने के बाद वो जजमेंट राइटिंग लिखना पड़ता है। तो आपने बताया कि उसके लिए तुम्हें 3 ही पेज मिलेंगे, तो तुम्हें एमपी या छत्तीसगढ़ टाइप जजमेंट नहीं लिखना है। यहाँ पे तुम्हें उसी स्पेस में जस्टिफाई करना है वो जजमेंट कि तुमने कैसे कंक्लूड किया। या तो राजस्थान में जो पैटर्न है जजमेंट राइटिंग का वो थोड़ा सा ऐसे राइटिंग पर बहुत ज्यादा
प्रोसेस है। जजमेंट राइटिंग के लिए हमारे पास मार्क्स भी कम है। यूपी में इसकी जगह थोड़ा डिफरेंट है। यूपी में हमारे को काफी अच्छा उसमें वेटेज दे रखा है जजमेंट राइटिंग। अनन्या, आपने तैयारी कब और कैसे शुरू की इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? आपकी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग सब बताइए, ताकि आगे जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत फायदा मिल सके इससे। बिल्कुल मैम। तो मैम मैंने लॉ डिसाइड करके नहीं किया था कि मुझे लॉ ही करना है, उससे पहले मेरा पीसीएम था। बट जब मैं लॉ में आई तो मुझे था कि अब मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ के साथ, बट मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली क्या करना है। तो फिर मैंने लॉ कॉलेज में मुझे बताया गया कि जुडिशरी भी एक स्ट्रीम है जो आप फॉलो कर सकते हो और काफ़ी प्रिविलेज्ड और काफ़ी डिग्निटी वाला जॉब है आपके लिए। तो वहाँ से फिर मैंने लॉ कॉलेज में मुझे मेरे टीचर्स ने और सीनियर्स ने बताया कि अगर आपको जुडिशरी करनी है तो आप सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अभी से लॉ को जुडिशरी के एस्पेक्ट से पढ़ना शुरू कर दो, ना कि बस लॉ कॉलेज पास करने के लिए। तो फिर सबसे पहले मैंने ध्यान दिया कि उन्होंने बताया कि आप डायरेक्ट ऐसे पढ़ो कि आप पीवाईक्यू एनालाइज करो और उसके हिसाब से अभी से डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दो। तो लॉ कॉलेज में मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया था मैम, बस मैंने डायरेक्ट अच्छे से पढ़ा था और उसको जुडिशरी के एस्पेक्ट से पढ़ा था। पर जब पहला मेरा कॉलेज 2020 में कंप्लीट हुआ, फिर 2021 में मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली। राजस्थान का एग्ज़ाम आया था नवंबर 2021 में। तो उसके प्री के लिए मैंने लॉ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा हुआ था तो वो लॉ तो हो गया। बट जब इंग्लिश और हिंदी ग्रामर की बात आई तो पापा ने बहुत हेल्प करी। वो शिक्षक है तो उनको हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पे काफ़ी कमांड है। राजस्थान में आपको इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ 70-30 का रेशियो है लैंग्वेज का और लॉ का। तो वो 30 मार्क्स पापा ने करा दिए थे, तो उसमें मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर आए थे। तो इसके लिए आप क्रेडिट देते हैं पापा? बिल्कुल ना, वो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के लिए। फिर उसके बाद पर प्री क्वालिफाई करना वो आपको सक्सेस नहीं दिलाता। प्री बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जहाँ पे वो देखते हैं कि आपने लॉ कैसे पढ़ी है। आपने अगर बेसिक लॉ पढ़ लिया है आपने एलएलबी में तो आपका प्री तो हो जाएगा। पर जब मेंस की बात आती है तो मेंस के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है जहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट कर सको, कंटेंट मैनेजमेंट कर सको, आप उस जो आपने पढ़ा है उसको उस स्पेस में कैसे लिखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब मुझे नहीं आता था लॉ कॉलेज से। फिर मैंने आपको एक वीडियो देखा था मैम यूट्यूब पे, फिर उसमें आप बता रहे थे कि क्योंकि आप ऑलरेडी एक जुडिशियल ऑफिसर थे तो आप में वो ज़ील था कि आपको कैसे, और जो लड़कियां खासकर जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको जज बनाना था आपको। तो ये सब मुझे बहुत इंस्पायर किया। फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया था। तो वहाँ पे फिर जब मैं आपसे जुड़ी तो मुझे पता चला कि मेंस भी क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि मेंस का एक वो हवा बन गया है कि अरे मेंस नहीं होगा, प्री तो हो जाता है बट मेंस निकालना बहुत ही मुश्किल है। मेंस का एग्जाम ही बेसिक्स है आपके जुडिशरी में ज्वाइन करने, बिकॉज दे वांट टू नो कि आप कैसे लिखते हो, आपके एक्सप्रेशंस कैसे जाते हैं। बेसिक काम जो जज का होता है ना वो जजमेंट राइटिंग ही है। जब आपकी जजमेंट्स हैं वही आपकी रेपुटेशन बनाती है और उसी से पता चलता है कि आपको कितना आता है। तो सबसे पहले उस टाइम पे क्योंकि राजस्थान का मेंस था तो आपने बताया कि राजस्थान में सिर्फ लॉ पढ़ने से नहीं होगा अनन्या, उसके लिए एसे भी पढ़ना है, जजमेंट राइटिंग भी करनी पड़ेगी और साथ साथ आपको लॉ तो पढ़ना ही है। तो जजमेंट राइटिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई जुडिशियल ऑफिसर से बेटर, जो 30 साल से ऑलरेडी जजमेंट्स लिख रहे हैं उससे बेटर कोई बता सकता है। पर राजस्थान में जजमेंट राइटिंग थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे 10 मार्क्स का एक जजमेंट लिखना होता है जिसके लिए 3 से 4 पेजेस दिए जाते हैं। तो आपने ये बताया कि उस 3 से 4 पेजेस में कैसे जस्टिफाई करोगे आप अकेला कन्विक्शन, क्योंकि और स्टेट में हमें 7 से 8 पेजेस मिलते हैं वो जजमेंट लिखने के लिए, पर राजस्थान में सिर्फ 3 से 4 पेजेस मिलते हैं। तो उसमें आपको चार्ज भी फ्रेम करना है, आपको इशूज भी फ्रेम करने हैं, फिर आपको जजमेंट भी लिखना है, सेम ऑर्डर राइटिंग। फिर जहाँ तक ऐसे की बात आती है तो फिर आपने बताया था कि क्योंकि ये राजस्थान है तो यहाँ पे राजस्थान के बारे में वो जानना चाहती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान सबसे ब्यूटीफुल स्टेट है इंडिया का। उनका कल्चर और लॉन्ग हिस्ट्री, कल्चर एंड एवरीथिंग। तो वो उससे रिलेटेड ऐसे भी पूछते हैं तो उसका कंटेंट आपने दिया। फिर उसके बाद जो नॉर्मल लैंग्वेज पेपर है जो हिंदी और इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश हम इंग्लिश मीडियम से आते तो इंग्लिश तो स्ट्रांग था, पर वो हिंदी से इतना डर लगता है ना, पता नहीं हर्ष ही होगा कि दीर्घी होगा। ज्यादातर बच्चों को जो हिंदी बेल्ट के जुडिशरी है यूपी और राजस्थान और बिहार, उन लोगों को प्रॉब्लम होता है हिंदी मीडियम या हिंदी लैंग्वेज एज सच। पर लैंग्वेज अपने आप में कोई इतना बड़ा बैरियर नहीं है, हम उसे अगर ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। पर मेरे मन में वो डर था मैम जब मैं आपके पास आई थी। फिर आपने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस जो हम बचपन से हम पढ़ रहे हैं उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है, कि उसी को आपको लिखना है पेपर में। पर क्योंकि वो हमारा व्याकरण थोड़ा कमज़ोर हो गया था, हमने 8th के बाद कभी पढ़ा नहीं था। सेम हमारा वो
मात्रा नहीं आता था, तो वो सब फिर सीखा। फिर हिंदी में कैसे कंटेंट को लिखना है, क्योंकि लॉ भी हमने हिंदी में नहीं पढ़ा है, तो अगर हमें आर्टिकल 21 हिंदी में लिखना होता था तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था कि हम आर्टिकल 21 को हिंदी इसलिए में हम कैसे। इस वाले कोर्स में जो हम स्पेशल कोर्सेज चलाते हैं मेंस के अलग अलग स्टेट के लिए, और वहाँ जो जो स्पेशलिटी है उसको हम ज्यादा स्ट्रेंथ देने की कोशिश करते तो फिर मैम फिर आपकी गाइडेंस से मेंस भी हो गया था, फिर इंटरव्यू आया। पहला इंटरव्यू था, तो अलग ही एक्साइटमेंट थी कि अरे पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गए। तो वो इंटरव्यू के लिए, पर वो डर भी था कि पता नहीं, अभी बहुत छोटे हैं, बहुत यंग एज है, लॉ भी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो इंटरव्यू तक कैसे फेस करेंगे। वहाँ हाई कोर्ट के जजेस होते, वो भी 3 हाई कोर्ट के जजेस। फिर मॉक इंटरव्यू जब मैंने दिया तो यहाँ पे सीनियर जजेस थे, उन्होंने बोला नहीं अनन्या, कुछ नहीं होता, ये हम जो बैठे भाई हम कभी वहां पे भी थे, हम वहां से उठ के हम रिटायर होके यहाँ पे आए हैं, तो तुमसे यही वो बस जानना चाहते हैं कि तुमको लॉ आता है या नहीं, और पर्सनालिटी देखना चाहते हैं कि आप कितने हम्बल हो, आप में वो घमंड तो नहीं है, आप डील कर पाओगे कि नहीं लॉयर से, आप डील कर पाओगे नहीं अपने स्टाफ से, तो ये सब वो टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए फिर मॉक इंटरव्यू काफी हेल्पफुल था। They want to know whether you are becoming of a judge or not. बट अनफॉर्चुनेटली ये सब करने के बाद बस 1.5 मार्क्स मेरा पहला अटेम्प्ट में रह गया था। I know. यस मैम, और वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था And मेरे you were लिए। disheartened at that यस time. मैम, बहुत ही ज्यादा। पर फिर वापस आए, फिर फैमिली ने, आप लोगों ने, सबने बताया कि कोई बात नहीं, कुछ ही लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, और हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आपने बोला था, मुझे याद है कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग ए जज, या तो इधर जाओगे तो बन जाओगे, अगर पीछे हट गया तो फिर पीछे हट गया, फिर कभी नहीं बन पाओगे। तो वो बहुत मोटिवेशन मिला उन सब चीज़ों से। फिर मैंने दोबारा से अटेम्प्ट किए, और मैम रिजल्ट आपके सामने है। Result is wonderful. यस मैम। And आपकी जो जर्नी थी तैयारी की वो भी वंडरफुल थी, and you have taken it up. That is the great thing. अनन्या, आप हमें बताइए कि आपने दो जुडिशरी के अटेम्प्ट दो क्रैक किए, दोनों डिफरेंट स्टेट्स हैं, राजस्थान और बिहार। दोनों की स्ट्रेटेजी, दोनों का पैटर्न एग्जाम सब कुछ डिफरेंट है, और आपने दोनों में क्या डिफरेंस लाया तैयारी करते वक्त, और आपको क्या डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आए? मैम, जहाँ तक मुझे लगता है कि बिहार और राजस्थान एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर आप सिलेबस की बात करो, आप पैटर्न की बात करो, बहुत ही अलग स्टेट्स है। और मैं लकी थी कि बिहार मैंने 2023 में दिया और राजस्थान मैंने 2024 में दिया है। वो बिहार का रिजल्ट इतना डिले हो गया था मेंस का, जिसके कारण मुझे राजस्थान देने का मौका मिला, और मुझे दो सफलता मिली। पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो मैं थोड़ा टाइम लेके इसको बताना चाहूँगी कि बिहार में, अगर हम पहले बिहार की बात करते हैं तो बिहार के प्री में जीके और जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो दोनों एक दूसरे में नहीं, लैंग्वेज इज अ बेसिक डिफरेंस Yes, इन ma'am. दोनों में। वहाँ बिकॉज इट इज कंडक्टेड बाय पीसीएस एंड दैट इज कंडक्टेड बाय द हाई कोर्ट, तो वहाँ वो दे वांट टू नो कि आपकी जो जजमेंट्स हैं जो आप लिखने जा रहे हैं और जो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ लैंग्वेज हिंदी है। तो आप बहुत अच्छे भी हैं इंग्लिश मीडियम से भी, तो भी आप कैसे वहाँ डील कर पाएंगे लोअर जुडिशरी में? बिहार में जो है वो वहाँ जीके एंड जीएस पर बहुत ज्यादा है, और क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम से थी तो यू हैड द प्रिविलेज। मैम साइंस स्ट्रीम से थी, साथ में मैंने बीए एलएलबी किया है, तो वो बीए वाला एस्पेक्ट भी थोड़ा बेनिफिशियल हो गया कि वहाँ पे पहले हमने लॉ कॉलेज में हिस्ट्री ये सब पढ़ लिया था। पर वो उस टाइम पे सीरियसनेस नहीं पता था इसकी कि क्या पता इसकी जरूरत बाद में भी पड़ेगी, तो इतने अच्छे से भी नहीं पढ़ा था। फिर भी एक वो बैक ऑफ माइंड में था कि जब साइंस पढ़ा हुआ है तो हेल्पफुल तो होगा। पर जब मैंने वो पेपर देखे बिहार के मेंस के, साइंस के और जीके, क्योंकि प्री इतना टफ नहीं होता। अगर आपने लॉ अच्छे से पढ़ा हुआ है, लॉ कॉलेज में साहब बोलती है कि यार प्री की पढ़ाई तो मैं कराती नहीं, मुझे तो मेंस की तैयारी करानी है। हाँ, हमारी जो कोचिंग है वो ये मान के चलती है कि प्री इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट, और जो बच्चा सीरियस है अपने लॉ के लिए, जो जुडिशरी में आना चाहता है, जिसका एम क्लियर है, वो एलएलबी में ही इतना कर लेता है कि प्रीलिम के लिए उसे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि क्या आप हमें बेरेट पढ़ाओगे, क्या हमें ये करोगे, तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने एलएलबी अच्छे से किया है तो उसे बेरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसे जरूर सारी चीजें रिव्यू तो करनी है, तो वो हम कराते हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मेंस जो है वो ज्यादा हुआ है, इसलिए हम उसके स्पेशल कोर्स चलते हैं। तो हमें ये पता है कि बच्चे को
मेन से ही टेस्ट किया जाएगा और उसी में उसके मार्क्स। प्रीलिम के तो मार्क्स ड्यूटी नहीं है, आप प्रीलिम में अगर 90% पे ले आओगे, बेसिकली कट ऑफ होना है कि आप उसमें क्लिक कर जाओ। लेकिन जब आप मेंस में आते हो तब आपकी मेन परीक्षा होती है और आपके मार्क्स उसी में से जुड़ते हैं। तो मैम जब बिहार का पहले बिहार की बात मैं करी थी, 2023 में बिहार आया था और क्योंकि राजस्थान नहीं हुआ था, पर जो मोटिवेशन मिली थी तो था कि इस बार तो करना ही है कैसे भी, अब इस बार नहीं छोड़ना है। और वो तो आपका प्रोडक्ट है। Yes, ma'am। तो फिर मुझे याद है क्योंकि आप लोगों का ऐसा ये इंस्टीट्यूट की एक खासियत है कि वहाँ पे आपने मेंस की तैयारी पहले से शुरू करा दी थी। जैसे ही बिहार का नोटिफिकेशन है उससे पहले था कि अगर तुमको बिहार देना है तो तुम बिहार की तैयारी अभी से करते रहो, ये इधर उधर मत भटको। तो और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि जितने पेपर्स है, अगर प्रोसीजरल लॉ के पेपर है तो उसके लिए अलग से वैसे ही पैटर्न पे पेपर आ रहा था। उसमें आपने कभी आर्बिट्रेशन को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि आर्बिट्रेशन शायद हमने लॉ कॉलेज में नहीं पढ़ा है, पर वो आपका था कि आर्बिट्रेशन भी उतने अच्छे से ही पढ़ना है क्योंकि वो सेम मार्क्स का है जितना सीआरपीसी का। कुछ आर्बिट्रेशन के जो केसेज हैं, आर्बिट्रेशन रिलेटेड केसेज, यू हैव टू डील विद देम। तो जब आप कोर्ट में जाएंगे, जुडिशरी में उस कुर्सी पर बैठना चाहेंगे, तो वो आपसे वो सब एक्सपेक्ट करेंगे जो आपको जाके काम करना है। तो हमें उसके लिए रेडी रहना। पर वो सब मुझे आता नहीं था, सेम ट्रस्ट इक्विटी ये सब कभी लॉ कॉलेज में नहीं पढ़ते। बट आपने बताया था कि अगर तुम टीपीए ट्रस्ट इक्विटी वाला ऑप्ट कर रहे हो मेंस में, तो जितना इंपॉर्टेंट टीपीए उतना ही इंपॉर्टेंट ट्रस्ट और इक्विटी भी है। तो वो सब के नोट्स दीज आर द बेस पेपर्स ऑफ द सिविल में। तो अगर आपकी सिविल जज में पोस्टिंग होगी तो आपको ये सब पता, पर वो कभी पढ़ा नहीं था लॉ कॉलेज में। तो जब जैसे ही बिहार का नोटिफिकेशन आया था तो आपने वो तैयारी शुरू करा दी थी। प्रोसीजरल लॉ का पेपर अलग से, सब्सटेंटिव लॉ में जितने भी पेपर्स है, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट अलग से, टीपीए ट्रस्ट इक्विटी अलग से, हिंदू मुस्लिम अलग से, ये सारे मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे। तो ये सारे पेपर्स अलग अलग मैं पहले ही टेस्ट लिख रही थी। तो मुझे सब समझ में आया कि आपको ऑर्डिनरी आंसर नहीं लिखना, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर लिखना, आपको हर एक आंसर में 1-2 मार्क्स बढ़ाने हैं। बिकॉज जब आप प्रीलिम देते हो तो आपके मेंस में जो बच्चे जाएंगे 1:15, यानी कि जो सीट्स हैं उनका इंटू 15 आपके साथ मेंस लिख रहा है। लेकिन जब आप मेंस से वाइवा में जाना है तो आप 1:3 हो जाओगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, मेंस की बहुत बड़ा वाइटल पॉइंट है। तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक, यूनिक और बहुत गठा हुआ, बिल्कुल सुगठित आंसर मिलेगा। क्योंकि वो टाइम पे इतना फिक्स्ड रहता है कि आपको इतने टाइम में इतना अच्छा आंसर लिखना है और इतना स्पेस, क्योंकि अब बिहार और राजस्थान दोनों में स्पेस देते हैं तो आपको और आपकी रिसेंट लॉ की नॉलेज भी उस पर होना चाहिए। आपका जो आंसर है उसमें आपको फैक्ट्स का एनालिसिस भी सही करना है, लॉ भी पक्का पता होना चाहिए, रिसेंट लॉ क्या प्रिंसिपल देता है वो पता होना चाहिए। तो लीडिंग लॉ तो बिहार के लिए आपने बताया कि ये सारे सब्जेक्ट्स तो हैं, फिर आपको जीके जीएस भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वहाँ पे हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग है बस, तो उतना ध्यान तब नहीं दिया था। पर जीके जीएस के लिए भी साइंस के आंसर्स के एनालिसिस कैसे लिखना है हमें पता होता है, लाइट क्या है, बट लाइट को डिफाइन कैसे करना है वो तो हमें वो डेफिनेशन याद करके ही होगा। वो उसके लिए हमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने बस एक बार देख लिया तो हम प्री में सही कर लेंगे, पर मेंस में हम वो सही नहीं कर सकते। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज जो आपने दी थी वो बहुत इम्प्लीमेंट किया मैंने कोशिश करी कि इतना मेंस में इतना अच्छा स्कोर कर लूँ कि इंटरव्यू पे डिपेंडेंट ना रहूँ फिर। वैसे भी आप बहुत सीरियस स्टूडेंट। थैंक यू मैम। तो बिहार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि जीके जीएस पे, क्योंकि वो 250 मार्क्स का मेंस में भी आता है, तो वो जीके जीएस किया। फिर लॉ के सारे पेपर्स को मैंने इक्वल समझा, क्योंकि इससे पहले मुझे लगता था अरे ट्रस्ट इक्विटी क्या है, ये तो हमें कभी लॉ सब्जेक्ट में पढ़ा है तो क्या ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जितना टीपी अच्छे से आना चाहिए, ट्रस्ट इक्विटी भी इतने अच्छे से आना चाहिए। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में क्योंकि आपने ऐसे नोट्स दिए थे कि नहीं सिर्फ लॉ नहीं लिखना है, आपको बताना है कि मनु ने क्या बोला, यजमल क्या स्मृति में क्या बोला गया है। तो वो थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से जो रिलेटेड था, फिर वो तो एक हमारा अलग सा आंसर बन गया। हिंदू लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन आवर कल्चर। जो हमारे कस्टम्स थे वो कस्टम्स को उन्होंने कोडिफाई किया, तो हमें वो सारी की सारी उसकी बेसिक्स पता। तो फिर वो ना हमारे आंसर को अलग बना दिया था। तो इससे होता है कि हमारे 1-2 मार्क्स हर क्वेश्चन में ऐसे बढ़ते गए। तो जैसे बिहार की मेंस की तैयारी ऐसे होगी। फिर जैसे बिहार खत्म हुआ तो फिर आपने बताया कि नहीं बिहार और राजस्थान सेम नहीं है, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी। उसके लिए अब हिंदी इंग्लिश उतना ही इम्पोर्टेंट है, हिंदी में अच्छे से ऐसे पढ़ो
हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ ऐसे मत पढ़ो, राजस्थान के बारे में अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ, राजस्थान मेरे घर से इतना दूर है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे यू आर फ्रॉम द साइंस, तो आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी कम थी। यस मैम। तो उसके लिए हमें आपको अलग से ये बताना जरूरी है। और क्योंकि वहाँ पे इस बार भी उन्होंने पूछा था फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान, तो ये सब हम बस याद कर सकते हैं। अब हम राजस्थान जाके रह तो नहीं सकते, तो इसके लिए अगर कोई नोट्स दे रहा है तो वो बहुत सिंपल हो जाता है हमारे लिए। तो जो जहाँ तक डिफरेंस की बात थी मैम, तो पहले सबसे पहले कि लॉ ही बहुत अलग है बिहार और राजस्थान में, सब्जेक्ट्स भी अलग है। वहाँ पे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टीपीए, ट्रस्ट ये सब नहीं पूछते राजस्थान में, पर बिहार में ये सब पूछते हैं। राजस्थान में आंसर राइटिंग पैटर्न बहुत अलग है, वहाँ पे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के पूछते, पर वही अगर हम बिहार में जाते हैं तो वो आपको फुल लेंथ वो 25 मार्क्स के आंसर बन जाते हैं। वहाँ पे 6 पेजेस में लिखने होते हैं और यहाँ पे 6 लाइन भी नहीं देते वो, क्योंकि राजस्थान में वो लाइंस देते हैं। तो स्पेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। यस, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जिन्होंने राजस्थान हमारे यहाँ से दिया, वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो जो कुछ कहना चाह रहे थे वो कह ही नहीं पाए। तो स्पेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर आप 2 स्टेट ऐसे कर रहे हो तो सबसे जरूरी है गाइडेंस देना, कि अगर आपने लॉ तो सब सेम ही पढ़ते, बट उसको आप कैसे 25 नंबर में भी लिख सकते हो, कैसे आप 2 नंबर में भी लिख सकते हो। यस मैम। तो सबसे बड़ी बात है कि एक जज को, क्योंकि उसे स्मॉल ऑर्डर में भी वो सब करना है और जजमेंट में भी वो सब करना है, तो उसे सब कुछ डालना जरूरी होता है और उसे याद रखना पड़ता है कि अपीलेट कोर्ट्स आर सिटिंग ओवर देयर। हमारी स्क्रूटनी और हमारा स्क्रीनिंग लेंस हमेशा चल रहा है, तो हमारी हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए एंड वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। हाँ अनन्या, आप विमेन के लिए आपको क्या लगता है कि विमेन के लिए क्या क्या कठिनाइयां और क्या चुनौतियां होती है जुडिशरी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए? हमने बिहार में ये देखा कि जो विमेन और मैन रेशियो है पास परसेंटेज की, वो 50-50 है। दैट इज वंडरफुल। 50% मेल और 50% फीमेल। राजस्थान में तो और भी कमाल हुआ, इस बार के रिजल्ट में 67% फीमेल और 33% मेल। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि विमेन, वेरी प्राउड ऑफ इट। और आपने ये किया और मैंने ये भी देखा कि रिजल्ट में विमेन सबसे ऊपर है। मेरे पर देर है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट जो है, तो स्टेट्स में राजस्थान और बिहार, जहां लेडीज को बहुत ज्यादा अच्छा स्टेटस नहीं दिया जाता, बहुत डिस्पैरिटी हम देखने को आती है बिहार में भी और राजस्थान में भी, दोनों स्टेट्स में, और समाज में भी और फैमिलीज में भी अनइवन बिहेवियर होता है। पुरुषों को कहा जाता है, जो मेल चाइल्ड होता है, आप स्कूल से आगे बैठ के फ्रेश होकर पढ़ाई शुरू करते हैं, और फीमेल को पहले घर का सारा काम, सब चीज फ्रेश करनी है, सब कुछ करना है, उसके बाद पढ़ाई करो। मतलब उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और जो लेडीज मैरिड है और जुडिशरी में आ रही हैं, उनके लिए तो और भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे हालात में इतनी बढ़िया परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, जहां बिहार ने भी 50-50 दिखाया और राजस्थान ने तो कमाल ही दिखा दिया, 67% और 33% दिखाया महिलाओं के लिए अपर हैंड। तो विमेन एम्पावरमेंट और ऐसे रिजल्ट के लिए महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? और आप ये भी बताइए हमें कि जुडिशरी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, और खास रूप से महिला एस्पिरेंट्स के आपकी क्या सजेशन है, और आप क्या उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? ऑलरेडी हमारी स्माइल्स बता रही है कि ये क्वेश्चन में इतनी खुशी हो रही है कि विमेन एम्पावरमेंट फाइनली दिख रहा है। जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो यहीं से शुरू होता है कि विमेन इंडिपेंडेंट हो, अपना जॉब सिक्योर कर रही हो, और वो भी ऐसा जॉब, ये जॉब भी नहीं है, ये तो एक सपना होता है लोगों का। तो बहुत खुशी होती है ये देखिए कि बिहार और राजस्थान में ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है मैम, मैं बहुत लकी रही हूँ। मैं वो ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मेरे पापा प्राइवेट जॉब में, तो मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में, मेरे घर की सारी वुमेन गवर्नमेंट जॉब में। बट ऐसा बिहार और राजस्थान में हर घर में तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वुमेन आगे आ रही है, वो अपने हक को समझ रही है। उनको पता है कि आप कितना भी पीछे खींच लोगे पर वो मेहनत से सफलता हासिल कर ही लेगी। पर बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं मैम, मैंने देखे, क्योंकि जुडिशरी में आप पहले BA LLB करते हो या आप BA + LLB करते हो तो 6 साल लगते हैं या 5 साल, एज बढ़ जाती है। और पेरेंट्स को चिंता हो जाती है कि विमेन की शादी भी करनी है, एज बढ़ जाएगी तो उनको लड़का नहीं मिलेगा, तो वो प्रेशर कर देते हैं कि आपने जो कुछ करना है अपने करियर का जल्दी से करो, नहीं तो तुम्हारी शादी कर। तो लड़की के ऊपर ये प्रेशर भी होता है।
तो शादी का प्रेशर होता है, फिर जुडिशरी थोड़ा अनसर्टेन तो है, कोई वैकेंसीज फिक्स नहीं है, बिहार ने 1.5 साल लगाया एग्जाम अब तो अररिया फिक्स है, क्योंकि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हर साल निकलनी है। और अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिल्ली के जुडिशियल ऑफिसर की एक जजमेंट पर बात करते हुए कहा कि हमें 50:1 मिलियन की रेशो में जजेस की अपॉइंटमेंट करनी। तो मुझे लगता है कि अब वैकेंसीज तो अब अनसर्टेन नहीं है। Yes. पर वही हो जाता है कि विमेन को पता नहीं होता है कि अगला कौन सा एग्जाम आने वाला है, घर वाले प्रेशर भी बनाते हैं कि आपको शादी करनी है, शादी करनी है, तो ये सब से ना वो माइंड में एक ब्लॉकेज आता जाता है। पर जो रिजल्ट दिखा रहा है वो कुछ अलग है, तो बहुत खुशी की बात है कि वो उनका हार्डवर्क शो कर रहा है। और मैम अगर विमेन जुडिशरी में आएगी तो वो एक एम्पैथी, एक कॉम्पैशन और एक सेंसिटिविटी लेके आएगी टुवर्ड्स, स्पेशली टुवर्ड्स विमेन। क्योंकि अभी हमें पता है कि चाहे हम जो भी बात कर लें, अब इंडिया में अभी भी ऑलमोस्ट 70% विमेन कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस और ऑफेंसिंग अगेंस्ट वुमेन से सफर कर रही है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन काफी तेजी से इंक्रीज भी हो रहा है, हालांकि लॉ भी इंक्लाइंड है, पर विमेन का जुडिशियल सिस्टम के अंदर एंटर करना एज ए जज, दैट इज ए ग्रेट कॉशन फॉर द मेल, फॉर द क्रिमिनल्स, पर्टिकुलरली क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए। क्योंकि अगर पता है उन्हें कि जज के सामने जाएंगे और वो लेडी जज हुई तब क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है ये आपने जैसा बोला कि वो अक्यूज्ड को तो एक फेयर देता है, साथ साथ एक जो विक्टिम्स होती है उनको एक उनकी एक फेवरेबल में होगा, क्योंकि अब वुमेन जज ट्रायल कर रही होंगी, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो ये सब उनके लिए कंफर्ट है। क्योंकि लॉ तो हमेशा बोलता है, चाहे आप 154 देख लो, अगर ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन में है तो एफआईआर वुमेन रिकॉर्ड करेगी, 164 भी यही बोलता है, हर सेक्शंस में तो लिखा गया, बट वुमेन जजेस उतने चाहिए भी तो इसके लिए एक वेरी गुड साइन है कि अब ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन कम होंगे। तो women are shining in both these states in judiciary and we welcome all the women जो जुडिशियल सिस्टम में आ रही हैं, क्योंकि हमें लगता है विमेन जजेस का विमेन जजेस के चेयरमैन होने से, जज होने से एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डर पैदा हो जाता है क्रिमिनल्स के दिमाग में, जो क्राइम अगेंस्ट विमेन करने के चक्कर में रहते हैं या कर पाते हैं। लेकिन अगर ये पता हो कि आपको आपका ट्रायल भी लेडी जजेस करेगी, विमेन जजेस करेगी, तब तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है वुमेन इंडिपेंडेंट होगी तो उनके अगेंस्ट ऑफेंसेस नहीं होंगे, वो अपने स्टैंड लेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर एक वुमेन जज बन रही है ना तो वो पूरी फैमिली एम्पावर्ड हो रही है, उनके बच्चे कभी पीछे नहीं हटेंगे, उनके अगेंस्ट कोई वायलेंस नहीं हो पाएगा, वो अपना स्टैंड ले पाएगी। उनकी लड़कियां, अगर मान लीजिए कहीं कहीं जगह पर तो हम ये देख रहे थे कि जब लड़की पैदा होती है तो बहुत बुरा सबक मिलता है इसमें पूरी फैमिली में। लेकिन अगर विमेन की एम्पावरमेंट ऐसी नजर आएगी कि जुडिशियल सिस्टम में, सिविल सर्विसेज में विमेन आर कमिंग अप, तब तो लड़की के पैदा होने पर किसी को दुख नहीं होगा, बल्कि वह सोचेंगे कि हमारे घर पे लक्ष्मी आई है, बाकी लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी के साथ दुर्गा भी आई है। बिल्कुल मैम, मेरी फैमिली तो यही सोच रही है अभी। मैं 2 बहनें हूँ और मम्मी पापा को इतने ताने सुने उन्होंने पहले, बट अब उनको वो जवाब देने का मौका मिल रहा है कि 2 लड़कियां थी और दोनों इंडिपेंडेंट मैम, तो वो बहुत खुश है। और एक ये बहुत अच्छा साइन दिखा रहा है कि क्योंकि राजस्थान में बाल विवाह सबसे ज्यादा था, पर अगर बाल विवाह था कम, साथ में जो पिछले समय में सती प्रथा रही और वहाँ जो एप्टीट्यूड रहा विमेन के लिए कि विमेन क्या करेगी, वो बहुत बड़ी बात। यस मैम, वहाँ तो 60%, 67:33। तो आपके जो मेल फ्रेंड्स हैं, जो जुडिशरी के फ्रेंड्स, मैम वो तो मजाक उड़ा रहे हैं कि रिजर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि राजस्थान और बिहार दोनों में विमेन रिजर्वेशन है। जो एस्पिरेंट्स हैं जुडिशरी के मेल, और वो कह रहे हैं हमें मेल रिजर्वेशन मिले। मैम मैं यहाँ से बैठ के गवर्नमेंट को बोलूंगी प्लीज उनको दे दो, उनको चाहिए, क्योंकि वो आ नहीं पा रहे हैं। तो आप एस्पिरेंट्स के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? विमेन जो एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे तैयारी करें और वो कैसे जुडिशरी के एग्जाम को करें? सबसे पहले वुमेन के लिए मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि उनको अपने राइट्स के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। अगर वो अपने पेरेंट्स को एक फेथ दिला पाएंगी, क्योंकि मैंने पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंची थी तो उनको एक फेथ था कि नहीं ये कर लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे प्रेशराइज नहीं किया। पर बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, तो उनको पहले उनको अपना हार्डवर्क शो करना पड़ेगा।
कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अब हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स आ गई है, हम इतना पढ़ लेते हैं, फिर हम थोड़ा प्रॉब्लम ओवर हो जाएगी तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करते। तो कंसिस्टेंसी आपके अंदर बहुत थी। बिल्कुल। तो विमेन के लिए मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि वो अपने हक के लिए खुद उनको लड़ना पड़ेगा और वो मेहनत करे, और एक बार जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने विंग्स अर्न कर लिया, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, चाहे वो मेरे घर वाले हो चाहे रिलेटिव्स हो। और ऐसे एज सच जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए मैं बोलना चाहूंगी, गुड थिंग्स टेक टाइम, पेशेंस होना सबसे जरूरी है जुडिशरी के एग्जाम में, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच के फेल होते हो, क्योंकि मैं हुई हूँ तो मुझे पता है कि फिर वो लगता है पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2021 के बाद 2024 में राजस्थान आया। आई नो सम ऑफ माय स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू में फेल हो गए 2 जगह से, और उनके पेरेंट्स से आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उनकी शादी करती है कि नहीं अब क्या करेंगे देखेंगे। तो दैट वाज सो मच फ्रस्ट्रेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये सब होता है, तो इसीलिए मैं बस बोल रही हूँ कि इस मामले में मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ। मेरे पापा और मम्मी ने बहुत सारे ताने सुने, बहुत लोगों से लड़ाई करी है, वो मुझे बताते नहीं थे ये सारी बातें कि शादी का इतना प्रेशर आ रहा है, एज तो हो ही जाता है। तो इस मामले में मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ। तो जुडिशरी एस्पिरेंट को मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो कोशिश करे कि वो पेशेंस रखे, साथ साथ में कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप 5 दिन 14 घंटे पढ़ रहे हो फिर अगले दिन आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो वो सब कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज मोस्ट। यस मैम, हर दिन 8 से 10 because you know everything but you have to restore and retrieve all the facts and data every day. Yes, ma'am. तो सबसे पहला तो है कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करो बहुत अच्छे से। सबसे पहला जो रिवीजन होना, जो सबसे पहले तैयारी होनी चाहिए वो लॉ कॉलेज से होनी चाहिए। लॉ हमेशा वहीं से तैयार होगा, क्योंकि कोई भी जगह पे आप 5 साल की पढ़ाई 1 साल में नहीं करवा सकते वो। तो वो लॉ एक बार जब बेस बन जाता है ना, तो अगर आप कोचिंग में आ रहे हो, जैसे मैम के पास गई तो मैम कोर्सेज देती है फिर मेंस के लिए स्पेसिफिकली, तो मैम के लिए भी आसान है कि आप उसको एनहांस कर सकते हैं। हम ये समझते हैं कि वी आर दी कोच, वी आर नॉट द टीचर्स। तो हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम उन्हें टीचिंग नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें कोचिंग दे रहे हैं। कोचिंग मीन्स हम उन्हें पैटर्न बता रहे हैं, उन्हें स्ट्रेटेजी दे रहे हैं, उन्हें कैसे कहाँ समझना है, कहाँ चलना है और कैसे करना है, वो ज्यादा जरूरी है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बेसिकली जो काम है वो है कोच करना, हमेशा उनके साथ खड़े रहना। कहीं पे भी अगर वो जरा सा भी झटक गए हैं तो हम उनको पकड़ के खड़े रहे कि नहीं इट्स ओके। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट लॉ कॉलेज में आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि लॉ कॉलेज में हम बहुत ज्यादा पैसे भी देते हैं, तो हम ये कोचिंग पे क्यों ब्लेम डालें कि आपने हमारी तैयारी नहीं कराई। लॉ अगर वहां से तैयार होगा तो बहुत आसान हो जाता है रास्ता फिर। तो पेशेंस रखिए, लॉ पहले से पढ़ के रहे, फिर एक अच्छा मेंटर ढूंढे। मेरे लिए मैम थी, आप बिल्कुल वेलकम है मैम के पास, आप आ सकती है जो भी है। और मैम वुमेन के टुवर्ड्स थोड़ी बायस्ड है, तो वुमेन को बिल्कुल ही आए बिकॉज आई हेल फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड, और मैं यूपी के एक विलेज से हूँ, और मैंने खुद देखा है, मेरे परिवार में भी कोई नहीं था जुडिशरी में, तो मैंने खुद देखा है कि बहुत स्ट्रगल है। और मैं इसलिए मोटिवेट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अगर कोई विमेन सिस्टम में आती है। तो मैम थोड़ी बायस्ड है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप मेल है तो आपको हेल्प नहीं करेंगी, वो तो आप आ रहे हो तो हेल्प तो मिलेगी। तो आप बिल्कुल आए, आप एक अच्छा मेंटर ढूंढे, फिर उन पर ट्रस्ट रखें। ऐसा नहीं कि वो 5 जगह जा रहे इधर उधर नहीं, एक जगह आए, उन पर ट्रस्ट करें, वो जो बोल रहा है फॉलो करो, आपका हो जाएगा। बट अगर नहीं भी होता है तो फिर अगला मौका तो मिलेगा ही, फिर आप फिर से अटेम्प्ट दो, फिर से दो, हो जाएगा, और इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं भी होता है तो आप बहुत अच्छे लॉयर बनोगे अगर आपने लॉ की पढ़ाई करी है। और रिपोर्टर का भी ध्यान रखना है, रिसेंट जजमेंट जरूरी है इसमें। यस मैम, सबसे इम्पोर्टेंट कि आप, जो मैम हमेशा बोलती है कि अगर आप एक रिसेंट जजमेंट एक क्वेश्चन में लिख रहे हो ना, तो वो 1 मार्क्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं। और जरूरी है कि आप कोई ऐसे वैसे साइट से फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अच्छे रिपोर्टर से फॉलो कर रहे हो जहाँ पे आप फैक्ट भी पढ़ रहे हो, तो आप वो दे एक्सपेक्ट यू टू बी अवेयर ऑफ ऑल रिसेंट जजमेंट्स। एंड जब आप रिसेंट जजमेंट लिखते हो उसी पॉइंट पर जो पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, तो दे फील वेरी हैप्पी एंड योर आंसर बिकम ब्यूटीफुल। बिल्कुल। तो मैं एक बार लास्ट में वही सम अप कर देती हूँ कि जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए सबसे जरूरी है पेशेंस होना। आपको लॉ पहले से तैयार कर लो, जो एस्पिरेंट नहीं भी है, जो नॉर्मल लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप लॉ अच्छे से पढ़ोगे तो आपको जुडिशरी में भी हेल्प मिलेगी, लॉ कॉलेज में भी हेल्प मिलेगी। फिर आप एक अच्छा मेंटर ढूंढो, आप उन पर फेथ रखो, वो आपकी हेल्प बिल्कुल करेंगे। आप लैंग्वेज एस्पेक्ट अभी से कवर करना शुरू कर दो, जीके जीएस का एस्पेक्ट आप अच्छे से कवर करना शुरू कर दो। डेली न्यूज़पेपर जरूर, यस, जो भी कंपटीशन में जाना चाहते हैं डेली न्यूज़पेपर। यस मैम, डेली न्यूज़पेपर एंड डेली जो भी रिसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं उनसे अपडेटेड रहना।
क्योंकि आप अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर आप बाद में वो हैबिट नहीं बनेगी पढ़ने की। तो अगर अभी से पढ़ रहे हैं तो फिर बाद में हमें वो हैबिट रहेगी कि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हम वो केसेस पढ़ रहे हैं, तो हम अच्छे जज कर पाएंगे। और अपना माइंडसेट बहुत क्लीन रखना है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मैम वो ये सब चक्कर में पड़ जाते हैं, अरे रिजर्वेशन इतना है, ये स्टेट बायस्ड है, तो ये सब कुछ नहीं है। बायस्ड है, पता नहीं हमारा इंटरव्यू में करप्शन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ये सब चीजों से बाहर निकल जाए। इफ यू आर मेरिटोरियस, इफ यू डू वेल, नोबडी कैन स्टॉप यू। क्योंकि ये राजस्थान के बारे में मैंने सबसे ज्यादा सुना है, लोग बोलते हैं कि हर एक के बारे में ये ऐसी अफवाहें फैलती हैं। जब बच्चे फेलियर होना शुरू करते हैं तो फेलियर के साथ एक अजीब सी अफवाह, दैट सिस्टम इज नॉट करेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। इन सब चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, ये अफवाहें हैं और इनसे हम अपना दिमाग नहीं खराब। तो ये सब तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। मैं बिहार से ऊपर राजस्थान ने मुझे लिया है। मैंने हमेशा सुना था मैम कि तुम्हारा पहली बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम राजस्थान से नहीं थी, और मैंने कई जगह मैंने मौका, ये भी गलत फहमी है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम अगर राजस्थान से नहीं है तो हम लोगों को अच्छा कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट इफ यू डू वेल, अगर आपके आंसर अच्छे हैं, अगर आपने पेपर अच्छा लिखा है, तो वो क्यों नहीं लेंगे। बिल्कुल मैम, तो वही कि अगर आपने मेंस में अच्छा किया और इंटरव्यू में बिल्कुल बायस नहीं होते, मुझे काफी अच्छे मार्क्स। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको इक्वालिटी देता है अपॉर्चुनिटी की। तो ऐसी चीजें हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। कुछ बच्चे ये भी कभी कभी ऐसा मन में बिठा लेते हैं कि रिजर्वेशन ने उनकी सीट ले ली है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप खुद को ठीक रखेंगे तो आपकी सीट कोई भी नहीं ले लेंगे। क्योंकि हमें तो एक ही सीट चाहिए, वो एक सीट तो हमारे लिए रिजर्व नहीं नहीं है, है। सकते हैं जब पूरी तरह से रेडी है। यस मैम। और डिसहार्टेंड कभी नहीं होना है किसी भी स्टेज पर। ये होता रहता है कंपटीशन भी। कंपटीशन में आप फेल या पास नहीं होते हो, कंपटीशन में आप कंपटीशन में हटा दिए जाते हो क्योंकि आपसे बेटर आ गए हो। तो आपको और बेटर बनना है, बेस्ट बनना है। तो अनन्या, वेरी नाइस टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं आपको एज ए जज मेरी फ्रेंडशिप में आने के बाद बड़ी मुझे खुशी महसूस हो रही है। डू यू नो, जब मैं जज बनी थी तो आई वाज लाइक यू। उस वक्त मैं स्टूडेंट से सीधी जज बन गई थी और मुझे लग रहा था कि जो लोग प्रैक्टिस करके आए हैं मुझसे ज्यादा बेटर होंगे, ये होगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि आप जैसे मुझे न्याय व्यवस्था में बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगी। और अगर आपका जज्बा ये है कि आप उसका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली करिए और ऐसी लैंडमार्क काम करिए कि लोग आपको आपके काम से जाने। बिल्कुल मैम। थैंक यू अनन्या, थैंक यू वेरी मच।